नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, एक टैक्सी ड्राइवर की है। टैक्सी ड्राइवर के साथ में ये घटना घटी थी। साल था 2010, उत्तर प्रदेश में। ये जो आज की कहानी हमें भेजे हैं ना, वो वही टैक्सी ड्राइवर हैं। उनका नाम है विनोद। अब विनोद जवान थे, ड्राइवरी बहुत बढ़िया करते थे, टैक्सी चलाने का काम करते थे। विनोद डरते नहीं थे, ना तो भूत प्रेत के अस्तित्व पर कभी सोचते थे, ना मानते थे। उनके नज़र में भूत प्रेत ऐसा कुछ शक्ति होती ही नहीं थी। सब ऐसे मन बहलाने के लिए कहानियां रचा जाता है। उनका जो अपना विचार था। अब विनोद शादीशुदा थे। अभी नई नई शादी हुई थी, 1 साल लगभग हो चुका था शादी का। अब सुबह से लेकर के देर रात तक टैक्सी चलाने का काम करते थे। कभी उनके अपने शहर में ही इधर उधर घूमना होता था, और कभी कभी जो उनको भाड़ा मिलता था ना, वो दूर गांव का मिलता था। उनके कस्बे से दूर जगह पर जाना पड़ता था। और एक रात ऐसे ही उनके साथ में हुआ था। जब विनोद रात को करीब 8 बजे अपने स्टैंड पर खड़े होकर के और किसी ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, और तब उनके पास में एक अधेड़ व्यक्ति आया। हाथ में बस थोड़ा मोटा सामान था, एक थैला था और कुछ फल वल था। और वो टैक्सी बुक किया विनोद जी का, बताया कि मुझे फलानी जगह जानी है। और वो जगह जो थी 2 घंटे की रास्ते पर थी। खैर, विनोद का तो यही काम था, टैक्सी चलाने का ही। अब भाड़ा अच्छा मिल रहा था तो उस अधेड़ को मना नहीं कर पाए। बोले कि हाँ हाँ बैठिए ना, हम आपको छोड़ देंगे। विनोद अब अपनी टैक्सी चलाने लगे थे, अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगे थे। और बीच बीच में जो रास्ता था वो अधेड़ व्यक्ति भी बताता था। विनोद उस गांव को जानते थे जहां पर ये अधेड़ बैठा हुआ था टैक्सी में। उस गांव को जानते थे, और वो एक लंबी रूट से लेके जा रहे थे। लेकिन अधेड़ व्यक्ति था ना, वो कहने लगा कि देखो आप ड्राइवर साहब, ये जो आप रूट ले रहे हो ना, ये बहुत लंबा रूट है। अब बड़ा घूम फिर करके हमारे गांव में आएगा। इससे बढ़िया है मैं आपको रास्ता बताता हूं, अब मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। आप भी फ्री हो जाओगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगा। वैसे विनोद रात के अपने ही जो रास्ता होता है ना, और उसी रास्ते पर चलते थे। लेकिन जब अधेड़ व्यक्ति कहने लगा कि आपको ये रास्ता बहुत छोटा बता रहा हूं, आपको इसी रास्ते से चलना चाहिए, विनोद मान गए कि चलो देख लेते हैं जी, ये शॉर्ट रास्ता कैसा होता है। विनोद को तो कोई डर था नहीं, भूत प्रेत को मानते नहीं थे, हट्टा कट्टा शरीर था। अगर कोई चोरो चक्का एक आध आ जाए तो उसको भी वो संभाल सकते थे, ताकतवर थे। अपने जवानी जो थी उस पर उनको घमंड भी था, नाज भी था। अरे चलो जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद विनोद अधेड़ व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। अब रास्ते में लंबा सफर था, 2-2.5 घंटे का सफर था, तो कोई चुप तो रह नहीं सकता था। अधेड़ व्यक्ति ही अब विनोद के बारे में जानकारी लेता था कि बेटा घर में कौन है, इस तरह की जो छोटी मोटी बातें हैं वो सब चल रही थी। तब जो अधेड़ व्यक्ति था कहने लगा, बेटा कि रात के टाइम में जिस रास्ता पर तुम जा रहे थे ना, अब आधी रात के बाद में कोई अकेले जाता है ना, तो उसके लिए घातक सिद्ध होता है। अब मैं तुम्हें इसीलिए इस शॉर्टकट रास्ता से लेकर आया हूँ। ये रास्ता मेरे जांचा परखा हुआ है, इस रास्ते पर कोई भूत प्रेत कोई मिलेगा नहीं। मैं ये रास्ता अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन तुम जिस रास्ते से जाने की बात कर रहे थे ना, आने की बात कर रहे थे, वो रास्ता कुछ किलोमीटर का एरिया है जो ठीक नहीं है। अब विनोद तो इन चीज़ों को मानते नहीं थे। भूत प्रेत के अस्तित्व पर उनको जरा भी
वो मतलब था ही नहीं, समझते ही नहीं थे। मन ही मन विनोद हंसने लगे कि जो बुजुर्ग बता रहे हैं मैं तो उन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करता हूँ। लेकिन आखिरकार सवारी थे, सवारी का इज्जत करते थे और ऊपर से अधेड़ व्यक्ति थे, उनके बाप का उम्र का, तो लिहाज कर रहे थे। बस हाँ हाँ मिला रहे थे कि हाँ ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन अंदर से वो भूत प्रेत को मानते ही नहीं थे। खैर, अब उसी रास्ते से जो अधेड़ रास्ता बता रहा था और उसी अधेड़ रास्ते के बताए हुए रास्ते पर वो चलने लगे। जब उस जगह पर पहुंचे अधेड़ के घर के पास में, तो रात का करीब 11:30 बज चुका था। अब अधेड़ टैक्सी से उतर गया, अपना जो थैला वाला था, फल फूल का एक थैला था, वो अपना उठा लिया, किराया भरा अब विनोद को दे दिया कि लो बेटा ये आपका किराया भरा है। और फिर विनोद से कहने लगा कि बेटा मेरी बात मानोगे, मेरे बेटे के बराबर हो। विनोद कहने लगे हाँ हाँ अंकल जी बताइए। तब अधेड़ कहने लगा कि बेटा अगर मेरी बात मानते हो ना तो आज रात मेरे यहीं पर रुक जाओ। विनोद चौंक करके अधेड़ की तरफ देखने लगे कि अधेड़ अंकल बोल क्या रहे हैं। अधेड़ उनके मन की बात विनोद को शायद समझ गए थे और कहने लगे कि बेटा मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि जो आप रास्ते पर जाओगे, चाहे जिस रास्ते से हम आए हैं या फिर अगला रास्ता लोगे, अब आधी रात का टाइम हो जाएगा। आधी रात का टाइम और आज अमावस की रात है। सबसे बड़ी बात यह है, अब मैं इसीलिए रोक रहा हूं कि अमावस की रात जो होती है ना, भूत प्रेतों के लिए बड़ा शक्तिशाली होती है। उनके शक्तियां बढ़ जाती है और तरह तरह से मनुष्यों को डराने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो कहूँगा बेटा कि आज हमारे घर पर रुको और सुबह तड़के अपना निकल जाना। सुबह हो जाएगी, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब ठहरे विनोद भूत प्रेत को नहीं मानने वाले, और वो अधेड़ अंकल से कहने लगे कि अंकल जी आप मेरी चिंता मत करो, मैं जो कुछ होगा देख लूँगा। लेकिन अंकल आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। वो कहने लगे कि बेटा मैं जानता हूँ तू ताकतवर है, शक्तिशाली है, मजबूत है, कदकाठी भी अच्छी खासी है, तो मैं जानता हूँ तेरे शरीर में ताकत है। लेकिन बेटा ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं भी दिखाई देते हैं। कैसे तुम उनको पहचानोगे? अगर वो तुम्हें रास्ते में मिल गए तो तुम बच नहीं पाओगे। एक तरह से अधेड़ अंकल विनोद ड्राइवर को समझाते रह गए कि बेटा मेरी बात मानो, आज रुक जाओ। लेकिन विनोद कहाँ मानने वाले थे। वो जल्द से जल्द उस जगह से निकलना चाहते थे और अपने नई बहुरिया जो शादी हुई थी, 1 साल का हो गया था, अब अपने बहुरिया के पास मिलने जाना था। रात का टाइम था, 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते, 2-2:30 बजे के आसपास में। अब तो उनका रोज का काम था। खैर विनोद नहीं माने। तब अधेड़ कहा कि रुक जाओ बेटा, तुम जाना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन 5 मिनट रुक जाओ और इसके बाद आप चले जाना। विनोद अपना अब वहीं रुके कि अधेड़ अंकल घर के अंदर गए हैं। अब क्या, किस लिए मुझे रोका है, जरा वो भी समझ लूँ, देख लूँ। अधेड़ अंकल को 5-7 मिनट अब घर में गए हो चुका था। अब विनोद अब उनका बाट देख रहे हैं कि कब अंकल आएंगे, तब मैं चल पड़ूंगा। क्या कहना चाहते हैं, अब क्या बताना चाहते हैं। जब अंकल लौटे ना, तो एक लाल कागज, रंगीन कागज में एक पुड़िया बना हुआ था और वो पुड़िया विनोद को पकड़ा दिए कि बेटा ये दाहिने हाथ में रखो, ये पवित्र पुड़िया है। मैं बोलूँगा कि अपने ऊपर वाली जेब में रख लो, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। अब तुम जाओगे ना तो मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत आपके नज़दीक नहीं आएंगे। इस पुड़िया में मैं ऐसा कुछ शक्ति को आपको दे दिया हूँ जो शक्ति आपकी रक्षा करेगी। भूत प्रेत और ऐसी काली शक्तियों से आपको बचाने के काम करेगी। खैर विनोद जो थे ना, अब अंकल का दिल तो तोड़ना नहीं चाहते थे। आप कहने लगे ठीक अंकल मुझे दे दीजिए, और मुझे लेट भी हो रहा है। और इसके बाद वो पुड़िया जैसे बताए थे दाहिने हाथ में लेकर के आप विनोद अपनी जेब में रख लिए।
मन ही मन उस अधेड़ व्यक्ति पर हंस रहे थे कि भाई आज का ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हम अभी भी अंधविश्वास में अटके हुए हैं। ये अधेड़ अंकल है ना, अभी भी अंधविश्वास में हैं। हमें इन चीज़ों को मानता नहीं। खैर अब अपनी टैक्सी अब स्टार्ट कर चुके थे, चल पड़े। अब वो वही रास्ता जिस रास्ते से आए थे उस रास्ता को छोड़ दिए और जो उनका रास्ता पता था, जो अब उस रास्ते से कभी आते जाते रहे होंगे, उनको ध्यान था कि ये रास्ता बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरा है, इसमें गड्ढे वड्ढे नहीं हैं। और जो अंकल लेके आए थे उसमें काफ़ी गड्ढे भी अब उनको दिखाई दे रहे थे। बोले कि अब इस रास्ते से तो जाऊँगा नहीं, जो साफ़ सुथरा रास्ता है और उसी रास्ते से निकलूँगा। जिस रास्ते से वो आने की कोशिश कर रहे थे अब उसी रास्ते पर वो चल पड़े थे। गांव का इलाका उन्होंने पार कर लिया। अब सड़क पर पहुंचे ना, तब उनको तसल्ली हुआ कि चलो बस 5 किलोमीटर के बाद में अब मेन हाईवे आ जाएगा। ये 5 किलोमीटर का सफ़र मुझे जल्द से जल्द अब निकाल लेना है। इसके बाद हाईवे पर पहुंच गया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊंगा और दे दनादन अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। यही इनका सोच विचार था। लेकिन वो 5 किलोमीटर का जो एरिया था ना, वो बड़ा ही डेंजरस था और वो भी अब अंधेरी रात में, अमावस की रात में, वो बहुत ही विकट हो जाता था। खैर विनोद इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान थे, मानते तो थे नहीं भूत प्रेत को, और अपनी टैक्सी उसी 5 किलोमीटर के एरिए में अब चलाने लगे थे। 2 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने अच्छी तरह से पार कर लिया था। अब बचा था 3 किलोमीटर का एक टुकड़ा। अब उनको पार कर लेते ना तो वो मेन हाईवे पर आ जाते। इसके बाद तो हाईवे पर अब सारी रात ट्रक बस गाड़ियाँ चलती रहती है, फिर वहाँ तो दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत था तो यही रोड का। 3 किलोमीटर के एरिया में जब पहुँचे और चलने लगे, जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को गड्ढा गुड्ढा जो भी था बचा बुचा करके अपना चल रहे थे, और अचानक एक जगह पर उनकी जो गाड़ी है ना धचके लेने लगी, रुक गई। अब जिस जगह पर रुकी ना तो उस जगह पर सुनसान नहीं था विनोद जी के नज़र में। वहाँ पर एक घर विनोद जी को दिखाई दे रहा था। घर जैसा था जो दूर से अब जहाँ पर विनोद की गाड़ी खड़ी हो गई थी, अब वहाँ से उनको वही घर दिखाई दे रहा था। अपनी समझ से वो उस घर के पास ही उनकी गाड़ी खराब हुई थी। खैर वो घर का उनको टेंशन नहीं था, घर है कि नहीं है। अब उनकी गाड़ी क्यों खराब हो गई वो चीज़ देखने लगे थे। बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। गाड़ी में ईंधन भरपूर था, बैटरी भी भरपूर थी, चार्ज थी। ऐसा कोई फॉल्ट उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो आखिर गाड़ी रोकी तो रोकी क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब एक तरह से विनोद परेशान हो चुके थे। करीब करीब आधा पौना घंटा अब गाड़ी को देखने में ही लग चुका था, लेकिन बीमारी उनको समझ में नहीं आई थी। तब तक आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था। अब विनोद सोचने लगे कि हे अब मैं क्या करूं, अब यहाँ पर कोई मैकेनिक रात को कैसे मिलेगा, गाड़ी तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, आखिर फॉल्ट क्या है। अब ये फॉल्ट तो मैकेनिक ही दूर कर सकता है। अब मुझे कल की एक सवारी बुकिंग है और उसको मुझे लेके भी जाना है। अगर वो बुकिंग छूट जाता है तो विनोद जी को नुकसान भी हो सकता है। अब विनोद जी जो थे ना बड़े परेशान हो चुके थे। आप सोचने लगे कि अरे यहाँ पर तो गांव ये घर भी दिखाई दे रहा है, तो और भी घर होंगे। लेकिन उस रोड पर जहाँ पर विनोद की गाड़ी खड़ी थी ना, वो इकलौता ही घर अब नजर आ रहा था। और वो घर में जैसे चहल पहल सी अभी भी हो रही थी, आधी रात के वक्त भी हो रही थी। कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी और वो आवाज़ सुन करके विनोद जी समझ गए कि अरे अभी तो घर के लोग जगे हुए हैं, तो क्यों न इनसे पूछा जाए कि आसपास में कोई मैकेनिक मिल जाएगा। अब यही विनोद जी अपना मन बना करके अब उस घर के पास पहुंच गए। दरवाज़ा घर में लगा हुआ था, अंदर में कुछ चहल पहल सी हो रही थी,
जैसे कोई बातचीत कर रहा हो, कोई चल रहा हो, कोई सामान गिरने की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। और तब तक विनोद जी दरवाजे पर दस्तक ठक 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 करने लगे। जब ठक ठक करने लगे ना, तो जो अंदर में चहल पहल सी अब सुनाई पड़ रही थी विनोद जी को, वो चहल पहल सी अब बिल्कुल शांत हो गया। विनोद जी अब इंतजार कर रहे थे कि भाई अब दरवाजे पर दस्तक दे दिया है, कोई ना कोई तो आएगा और उससे मैं पूछूंगा कि मैकेनिक आसपास में कहीं मिल जाएगा। दरवाजा अचानक खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, तो विनोद जी देख करके हैरान रह जाते। बड़ी ही खूबसूरत लड़की, उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी, जैसा विनोद जी बताते हैं। सफेद सूट में एक परी की समान लग रही थी, बाल खुले हुए, आंखें कजरारी कजरारी। अब विनोद जी उस लड़की को देख करके देखते ही रह गए कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की इस घर में, ये शहर तो है नहीं, ये तो गांव का इलाका है। और पहनावा भी जो था अच्छे घराने की लग रही थी देखने में। अब एक पल विनोद जी उस लड़की को घूरने लगे। लड़की दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी, दरवाजा खोल करके। अब जैसे पूछना चाहती हो कि हाँ क्या काम है। अब विनोद जी तो उसका शकल सूरत देख करके ही एकदम मोहित सा हो गए थे कि कितनी सुंदर हसीन लड़की है। मन ही मन कितना सपने सजोने लगे। तब तक लड़की बोल पड़ी, अरे हाँ बताइए आप कौन हैं, क्या जरूरत है आपको। विनोद जी जैसे सपने से जागे। अब फिर वो लड़की को फिर दोबारा देख करके कहने लगे कि देखिए मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और एक सवारी लेकर आया था, और इस जगह पर पहुँच करके मेरी गाड़ी ही बंद हो गई। मैंने तो बहुत कोशिश किया कि गाड़ी को स्टार्ट कर सकूं, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया। आप तो यहीं रहती है ना। लड़की मुस्कुरा के बोली, हाँ हमारा तो घर ही यही है। अब विनोद जी कहने लगे कि जब आपका घर यही है, आप यहीं पर रहती हो, तो आपके घर में कोई पुरुष वगैरह नहीं है। अब लड़की हैरानी से अब विनोद की तरफ देखती है कि मतलब विनोद ये बात क्यों पूछ रहे हैं। लड़की बड़ा विस्मय से कहती है, क्या मतलब, इस घर में पुरुष से क्या मतलब, क्या पूछना चाहते हैं आप, हमसे पूछिए ना। लड़की बिल्कुल निडर की तरह अब विनोद जी से सवाल जवाब कर रही है कि जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं आपको बताती हूं ना। अब विनोद जी अब पूछने लगे कि देखिए हमें एक मैकेनिक की जरूरत है, और आपकी नज़र में कोई मैकेनिक हो तो उसका पता ठिकाना बता दीजिए, जो आसपास में हो, मैं उसके घर पर जाकर के उसको लेके आ जाऊंगा। लड़की हैरानी से विनोद जी को देखती रही, जैसे विनोद जी कोई उसके लिए अजूबा हो। सर से लेकर के पैर तक माप तोल करती रही, मुस्कुराती रही मन ही मन। अब फिर जब कुछ जवाब नहीं दिया तो विनोद जी उस लड़की को तो घूर ही रहे थे। लड़की तो उनको मनपसंद आ चुकी थी और पूछी बैठे कि हाँ जी, आपने अभी तक बताया नहीं कि किसी आप मैकेनिक को जानती हैं। तब लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि हाँ जानती हूँ ना, मेरे घर में ही अंदर मैकेनिक है, आइए मैं चल के आपके मिलवाती हूँ। अब विनोद जी को लगा कि अरे मेरी तो लॉटरी निकल गई, मेरी कार भी उसी जगह पर खराब हुई जहाँ पर मैकेनिक का घर है। तो अब कहने लगे कि विनोद जी कि कृपया करके आप जो मैकेनिक साहब हैं उनको बुला लीजिए, ताकि मैं अपने गाड़ी के बारे में उनसे जानकारी दे सकूं और मेरे गाड़ी को चालू कर दें। लड़की कहने लगी कि इसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो अभी नशे में है और नशा उतरने में टाइम भी लगेगा। अभी तो वो पिए जा रहे हैं। कब उनका नशा उतरेगा और कब आपकी गाड़ी सही करेंगे। अगर आपको उनसे बात करना है तो आप डायरेक्ट ही चले जाओ ना, घर के अंदर में आप सीधी गलियारा में जाओ और आगे में आपको एक कमरा खुला हुआ मिलेगा और उसमें बैठे हुए हैं। शायद आपकी बात को मान ले, मेरे पर तो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं जा सकती उनसे बोलने के लिए, आप ही जा सकते हो, तो देख लो आप, अगर आप में हिम्मत है तो।
अब ये जो लड़की ने बात बोला विनोद जी को, विनोद जी थोड़ा वास्तव में अब संकोच में पड़ गए थे कि भाई शराबी व्यक्ति है मैकेनिक, अगर मैं उसके पास में गया और वो कुछ ऊंच नीच बोल दिया तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। विनोद जी का गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। अब वो सोच में पड़ गए कि जाएं कि ना जाएं। लड़की को अब कहने लगे कि देखिए ना, थोड़ी आप मेरी मदद कर दीजिए, आप उनको बुला दीजिए, बस आवाज़ मार दीजिए कि कोई आपसे मिलना चाहता है और मैं उनसे फिर बात कर लूँगा। घर के अंदर जाना अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पर जिस जगह पर वो पी रहे हों इस वक्त में। लेकिन लड़की बिल्कुल मना करती, कहने लगी नहीं नहीं, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। अब विनोद जी अब अपने सोच में पड़ गए कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर जाऊं कि ना जाऊं। आखिरकार उस लड़की के कहने पर अब विनोद जी अंदर जाने लगे। जब अंदर जाते हैं ना, आगे आगे लड़की और पीछे पीछे विनोद जी। जब अंदर पहुंचते हैं ना, तो वाकई में एक इंसान कुर्सी टेबल लगा रखा है और बोतल दारू की रखी हुई है और वो बैठ के पी रहा। उसकी जो आंखें हैं ना, समान आंखों से बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। एक नज़र में जो विनोद जी उसका शकल देखे ना, तो थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन सोचे कि दुनिया में अजीब गरीब बहुत सारे इंसान हैं और अब क्या बोल सकते हैं। अब उसके सामने जाकर के खड़े हो गए दरवाजे पर। आप फिर आग्रह करने लगे कि भाई साहब, मेरी रिक्वेस्ट आप मान लीजिए, और मेरी कार खराब हो गई है, आप तो मैकेनिक है ना, तो चल के एक बार देख लीजिए। वो जो व्यक्ति था जो दारू पी रहा था, अब अपनी नज़रें उठा करके देखता है विनोद को, जांचने परखने की कोशिश करता है, जैसे उस लड़की ने जांच परख किया था। सिर से लेकर के पैर तक अब उसने, लड़की ने पहले जांचा परखा था, और वैसे ही ये जो दारू पी रहा व्यक्ति वो भी कर रहा था। विनोद जी को सर से पैर तक अब जांच रहा था और आखिरकार मुस्कुरा के कहने लगा, अरे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठो यहाँ कुर्सी पर। एक खाली कुर्सी था और वहाँ पर इशारा किया, अरे बैठो सही, बैठो सही, मैं आपका कार को सही कर दूंगा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, डरने की बात नहीं है, ये आप ही का घर है, आओ आओ। अब विनोद जी सब चाहते हुए चले जाते हैं, उस कुर्सी पर भी बैठ जाते हैं। और इसके बाद वो जो व्यक्ति होता है पूछता है कि हुआ क्या कार में आपका। विनोद जी बताने लगते हैं कि हमारा कार तो अच्छी भली चल रहा था और अचानक आपके घर के सामने ही आकर के इंजन जो है धचकी लेने लगा और एकाएक बंद हो गया। मैं तो ड्राइवर हूँ, अब मैं अपने नज़रिए से गाड़ी को चेक कर लिया हूँ, गाड़ी में ईंधन भी है, बैटरी भी फुल है, अब इसके आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो मैकेनिक हो ना, तो आप फॉल्ट को जल्दी पकड़ लोगे। वो जो इंसान था दारू पी रहा था, वो कहने लगा, हाँ हाँ, मेरा तो चुटकियों का काम है, लेकिन थोड़ा आप वेट करना पड़ेगा। दारू पीते हो आप? विनोद जी कभी कभी पी लिया करते थे और वो कहने लगे, नहीं नहीं, अभी मैं पीऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे गाड़ी ड्राइव करना है। वो इंसान एकदम गुस्सा हो गया, उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा कि अगर दारू नहीं पीना है ना, तो मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मेरा साथ देते हो तो ठीक है, मैं बिल्कुल आपका काम कर दूंगा। विनोद जी उसके और जो अचानक उसका रूप देखे ना, तो एकदम भयभीत हो गए कि अरे भाई, ये ऐसे 1 मिनट में आग बबूला हो गया, उठकर खड़ा हो गया, धमकाने लगा कि अगर तुम दारू नहीं पीते हो तो यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। विनोद जी तो फंसे हुए थे, उनको निकलना भी था, और तब हाथ जोड़ के कहने लगे कि भाई साहब, मैं आपका साथ दे दूंगा, बस थोड़ा सा मामूली सा पैग मेरे को दे देना। वो इंसान मुस्कुरा उठा, बोला, हाँ हाँ, मैं आपका कौन सा बोतल पिलाने वाला हूँ, ये बोतल महंगी है, देख रहे हो ना, विलायती चीज़ है, बैठो आप, बिल्कुल नाम मात्र कर दूंगा, आप मेरा साथ देते रहो, अब फिर मैं कुछ ही देर के बाद मैं आपको गाड़ी को बिल्कुल सही कर दूंगा। ये जो बातचीत चल रही थी ना, और तब तक वो जो सुंदर लड़की थी उस जगह से गायब हो चुकी थी। मतलब और भी उसमें कमरे थे,
वो किसी कमरे के अंदर चली गई थी। विनोद मुड़कर भी देखे तो वहां पर वो लड़की बिल्कुल दिखाई नहीं थी। अब उस कमरे में सिर्फ विनोद और उस शराबी व्यक्ति। विनोद बैठे हुए थे और उस व्यक्ति ने थोड़ा सा, जैसे अब विनोद जी ने बताया था कि बिल्कुल थोड़ा सा पैक दीजिएगा, वैसे ही वो दिया गिलास में। अब बोला लीजिए, बस मेरा साथ देते रहिए, इसके बाद आपका गाड़ी का बिल्कुल दुरुस्त कर दूंगा। अब विनोद जी को और क्या चाहिए था कि चलो भाई इसका कहना मान लेते हैं और इसी में खुश है तो यही सही। अब फिर वो विनोद जी गिलास उठाते नहीं हैं, गिलास हाथ में पकड़ करके अब एक तरह से रखे हुए हैं और वो इंसान अब अपना गिलास चढ़ा जाता है। अब फिर विनोद जी को घूर के देखता है, अरे तुमने अब तक इसको ख़त्म नहीं किया, जल्दी पियो। विनोद जी डर जाते हैं और उस मदिरा को अपने होठों में लगा लेते हैं। जब पीते हैं ना तो बड़ा अजीब सा कड़वाहटपन, अब वो दारू कभी कभी पीते थे लेकिन वैसा स्वाद नहीं आ रहा था। उन्होंने समझा कि शायद विदेशी दारू है, ऐसी स्वाद होता होगा। माइंड में ज़्यादा इस विषय को लिए नहीं। अब थोड़ा सा ही दारू पिए थे और इसके बाद वो दारू थी ना, अब वो चढ़ने लगी। थोड़ा सी दारू उनको सर को चकराने लगी। अब जो इंसान बैठा हुआ था ना, अब विनोद को देख करके मुस्कुराई जा रहा था। अब विनोद अपना सर पकड़ लिए, सर चक्कर खाने लगा था और वो जो कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान विनोद को देख करके अब मुस्कुरा रहा था। जैसे वो चाह रहा था शायद वैसे ही अब विनोद के साथ हो रहा था, तभी तो वो मुस्कुराया जा रहा था। विनोद को ऐसा चक्कर चक्कर पर चक्कर लगने लगा था और ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको लग रहा था कि हाँ दारू में ही खोट है। तब वो समझने लगे कि अगर मेरे दारू में खोट है तो वही दारू तो ये भी इंसान पी रहा है और वो तो भारी मात्रा में पी रहा है, तो उसको क्यों नहीं हो रहा है। अब ये बात को समझ नहीं पा रहे थे और अचानक सर फटने भी लगा उनका। ऐसा लगने लगा कि सर में कोई हथौड़ा चला रहा हो। दर्द अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी। सर दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, कराहने लगे, ये क्या हुआ मेरे साथ में, ये क्या हुआ। तब वो इंसान कहने लगा, अरे हुआ क्या भाई साहब आपके साथ में, आपने तो थोड़ी सी दारू पिया है, देखो मैं तो आधा बोतल ख़त्म कर चुका हूँ। जरूर आपके साथ में कुछ हुआ है, कोई बीमारी होगी आपके पास में, तभी ये उभर आई है। कोई बात नहीं, मेरी जो पत्नी है ना, अब एक वैद्य भी है, वो आपका इलाज कर देगी, आप घबराइए मत। अब फिर उसी लड़की को, खूबसूरत लड़की को वो शख्स आवाज़ देता है उसका नाम लेकर के, अरे सुनना जरा, जल्दी आओ, देखो भाई साहब को सर में दर्द हो रहा है, इसका इलाज कर दो। वो लड़की ना जाने कहाँ से जल्दी से फुर्ती से उस घर में आ जाती है। दोनों हाथ से अब विनोद जी अपना सर को दबा रहे हैं, सर फटा जा रहा है, सर कभी कभी चकरा रहा था लेकिन वो तो रुक गया, लेकिन दर्द काफ़ी हो रहा था, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो लड़की आई और फिर विनोद जी के हाथ पकड़ ली और कहने लगी, हाँ हाँ सर आप फट रहा है ना, आइए मेरे साथ में, मैं आपको दवा खिला देती हूँ, अब बिल्कुल आप सही हो जाओगे। अब विनोद जी का इतना सर फटा जा रहा था ना कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। अब वो लड़की के पीछे पीछे, लड़की हाथ पकड़ रखी थी और वो चल पड़े। वो एक कमरे में लेके गई, कमरे में ले जाकर के तख्त था, बिस्तर लगा हुआ था और उस पर वो विनोद जी कही, आप लेट जाओ, आप मेरे पास में एक ऐसा तेल है जिसका मैं आपके सर पर मालिश कर दूंगी ना तो दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। विनोद जी और क्या चाहिए था। अब तो कार के चक्कर में इस घर में आए थे और उनको सरदर्द की बीमारी भी मिल चुकी थी। अब विनोद जी अभी सोचने समझने की उसमें नहीं थे, सर दर्द के मारे बुरा हाल था, बस कैसे भी चाह रहे थे कि सर दर्द से छुटकारा मिल जाए। लड़की फिर कुछ पल के लिए गायब हुई, फिर जब आई ना तो उसके पास तेल की शीशी थी और तेल की शीशी अब विनोद जी के सर पर लगाने लगी और वो ठंडक विनोद जी के महसूस हुआ, जैसे दर्द सारा निचोड़ लिया हो। और इसके बाद विनोद जी की आंखें जो थी ना अब बंद होती चली गई।
बिल्कुल गहरी नींद में जैसे अब समा चुके हो, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो बेहोशी में चले गए हो। कोई उनको दिन दुनिया का होश नहीं है। विनोद जी अब सपने की दुनिया में जैसे घूम रहे हो। वो देख रहे हैं कि हम इसी जगह पर हैं। और वो जो लड़की है, सुंदर लड़की, ये तो महल जैसा दिखाई दे रहा है। जिस घर में अब वो आए हुए थे वो महल जैसा लग रहा था। और वो लड़की जैसे वहाँ की राजकुमारी हो। अब राजकुमारी उसका हाथ पकड़ करके अपने महल में इधर से उधर दौड़ती जा रही हो। और विनोद जी ये भी सोच रहे थे कि अरे मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ और ये राजकुमारी महारानी की तरह लग रही है, इसका मेरा मेल कैसे हो सकता है। लेकिन वो लड़की मुस्कुरा के कहती है कि तुम मुझे भा चुके हो, क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे। अब विनोद, आप जैसे उस लड़की को शकल देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, मैं तो आपको पहली नज़र में देख करके चाहने लगा था, मैं ज़रूर आपके साथ प्रेम करूँगा। और वो सुंदर लड़की विनोद जी का हाथ पकड़ करके एक बड़ा सा अब महल जैसा कमरे में लेके जाती है, जहाँ पर कीमती पलंग, कीमती फर्नीचर, कीमती गद्दा, पर्दे सब कुछ लगे हैं। वहाँ पर रोशनी जो हो रही है ना, वो एकदम उजला उजाला सा रोशनी है। रोशनी का सोर्स क्या है अब विनोद जी देख नहीं पा रहे। और वो लड़की अब उस बिस्तर पर जहाँ पर गुलाब के पंखुड़ियाँ बिछाई हुई है, अब ले करके विनोद जी को बिठाती है। अब फिर विनोद जी की आंखों में झांक कर कहने लगती है कि हाँ, आप मुझसे प्यार करो ना, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। विनोद जी भी उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। और इसके बाद विनोद जी उस लड़की के साथ प्रेम करने लगते हैं। ये एहसास सब कुछ हो रहा सपने के अंदर में कि वो लड़की के साथ में है, उस महल नुमा कमरे में प्रेम कर रहे हैं। अब फिर वो उसी लड़की के साथ उस पलंग पर लेट जाते हैं। और इसके बाद एक डरावनी आवाज उनको सुनाई देती है। जैसे ही डरावनी आवाज सुनाई देती है ना, तब वो डर जाते हैं कि ऐसी आवाज कहाँ से आई। और वो जो लड़की है ना, वो भी फटाफट पलंग से उठ के खड़ी हो जाती है। अब विनोद को कहती है कि आप भागो यहाँ से, जल्दी से भागो, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। वो आ चुका है, वो आ चुका है। और इसके बाद विनोद जी उस आवाज़ को महसूस करते हैं कि आवाज़ हर पल नज़दीक आती जा रही है। और वो एक साइड में भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। अब आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा। उस अंधेरे में निकलते जाते हैं और अचानक एक दीवार जैसी चीज़ पर टकरा के गिर जाते हैं। अब फिर टकराने की वजह से उनको चोट लगती है। आप फिर बेहोशी की हालत में पहुंच जाते हैं। विनोद जी जब अपनी आंख खोलते हैं ना, तो सर में दर्द अभी भी हो रहा था। सर दर्द अभी जो स्टार्ट हुआ था ना, अभी खत्म नहीं हुआ रहा था। हाँ, दर्द जितना पहले था उससे बहुत कम था, लेकिन था तो सही। विनोद जी अपनी आंख खोलते हैं। जैसे आंख खोलते हैं ना, तो अपने आप को झाड़ियों के बीच पाते हैं। जंगली झाड़ियां हर तरफ। अब विनोद जी उस घर में आ गए थे। अब एक एक घटना को याद करने लगते हैं। अरे, सब कुछ जैसे उनके नजरों के सामने में घट रहा हो, याद करते जाते हैं। अचानक सब कुछ उनको याद आता है ना, तो विनोद जी घबरा जाते हैं। उठकर खड़े होते हैं तो अपने कपड़े देखते हैं। कपड़े की हालत बुरी हुई पड़ी है। अब उल्टा सीधा अपने कपड़े को जल्दी जल्दी पहनते हैं। अब देखने लगते हैं कि मेरी कार कहाँ है, कार कहाँ है, मेरा टैक्सी किधर है। वो जंगल में है, जंगली इलाका है, हर तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ, जंगली पेड़ लगे हुए हैं। अब बेतहाशा अब भागने लगते हैं। आखिरकार उनको वो अपनी कार नजर आती है। सफ़ेद कार थी उनकी, दूर से चमक रही थी। सुबह हो चुका था, सूरज की किरणें अब चमक रही थी आसमान में। जैसे ही कार नजर आती ना, तो कार की तरफ भागते हैं और डरे हुए हैं काफी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ में हुआ तो क्या हुआ। कार में आते हैं, कार में बैठते हैं। और तब जैसे ही कार में बैठते हैं ना, तो लाल पुड़िया
जो ऊपरी जेब में रखा हुआ था वो नीचे पैदान के नीचे गिरा हुआ था। मतलब जो अधेड़ व्यक्ति ने, अधेड़ अंकल ने उनको अब एक शक्ति दिया था कि बेटा ये शक्ति रख लो अपने पास में, मंत्र होगा, कोई ताबीज होगा, कुछ भी होगा, अपनी जेब में रख लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन वो अनजाने में या जान करके तो नहीं, अनजाने में झोंके होंगे। अब उसी टाइम में वो पुड़िया जेब से बाहर निकल गई थी, पैदान के नीचे दिखाई दी। विनोद जी इतना घबराए हुए थे ना कि उस जगह पर तो अब उनका रोकने का हिम्मत ही नहीं था। वहां पर कोई घर नहीं था, सब जंगल ही जंगल दोनों साइड में। कार में बैठ कर के अब बस कार को स्टार्ट करने लगते हैं और संजोग देखिए कार में उनका कोई कमी नहीं निकलता है। जैसे ही सेल्फ लेते हैं गाड़ी मक्खन की तरह स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी अब भगाने लगती है। अब 3 किलोमीटर का जो सफ़र था ना हाईवे पर, जब हाईवे पर पहुंच जाते हैं ना तब उनको चैन मिलता है। दिन के टाइम में इतने डर चुके थे। अब फिर हाईवे पर चलते हुए सब कुछ सोचने लगे कि आखिर ये मंजर क्या था। वो खूबसूरत लड़की, आखिर अब उसके साथ में हम रात में प्रेम कर रहे थे। वो भयानक आवाज़ किसकी थी? वो शराबी मैकेनिक कौन था? ये जो गुत्थी थी ना अब इनकी समझ से परे थी। लेकिन इतना जरूर समझ में आ चुका था कि ये बहुत बड़े खतरे में फंसे हुए थे रात के टाइम में। ये सब भूत प्रेत का द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा था। वो जो खूबसूरत लड़की थी वो एक प्रेत आत्मा ही होगी। सब उसका किया धरा ये सब माया जाल था ताकि उस जगह पर विनोद जी का कार खड़े। घर पहुंच जाते हैं और इसके बाद विनोद जी की तबीयत बिगड़ जाती है। सर दर्द जो था ना अब वो धीरे धीरे अब तेज होने लगता है। विनोद जी अपने परिवार को, अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं, लेकिन उनको कोई बात को विश्वास नहीं कर पाता है कि आज के टाइम में अब जैसा विनोद थे उसका उनका परिवार भी वैसा ही था। वो भी भूत प्रेत को कोई मानता ही नहीं था। अब उनके माता पिता थे वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आज के टाइम में कहीं ऐसा होता है। पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, वो भी इन चीज़ को विश्वास नहीं करती थी, वो भी मानने को तैयार नहीं थी। और वो सब लोग यही समझ बैठे थे कि विनोद जी ज़रूर दारू पिए होंगे, क्योंकि कभी कभी दारू का सेवन भी कर लिया करते थे। और इस दारू के नशे में ही अब उनको सब कुछ ऐसा हाल हुआ होगा। खैर विनोद जी अब बिस्तर पर गिर चुके थे। अब उनका इलाज अब शुरू हो चुका था। डॉक्टर को बुलाया गया, गांव का डॉक्टर देखा, दवा दे करके बोला हाँ 2-3 खुराक के बाद इनका सर दर्द भी सही हो जाएगा और जो शरीर में बुखार आया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलो एक तरह से परिवार का टेंशन ख़त्म हो चुका था। दवा खिला दिया गया और वास्तव में दवा ने काम भी किया। उनका सर दर्द था ना वो ख़त्म हो चुका था, बुखार भी उतर चुका था। और इसके बाद विनोद जी अब फिट फाट हो चुके थे। अब अपनी पत्नी को दोबारा से एक एक बात बता रहे थे कि देखो मैं भी कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ में हुआ मैं मानने पर विवश हूँ। सब कुछ मेरी नज़र के सामने हुआ था तो मैं कैसे ना मानूं। लेकिन पत्नी विश्वास अभी भी नहीं कर रही थी, परिवार के लोग अभी भी नहीं कर रहे थे। खैर अब रात हो चुकी थी। अब विनोद जी उस दिन तो काम पर गए नहीं थे। जो उनका भाड़ा वगैरह था जो सब कुछ छूट चुका था, नुकसान में अब आ चुके थे। अब तबीयत सही हो तभी तो अब काम पर जाएंगे। रात को खाना खा करके आराम से अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सोए, बातचीत भी किया, तब तक सब कुछ सही था। अब आधी रात हुई ना, अब एक तरह से वो सुबह में अपने काम पर जाने वाले थे टैक्सी लेकर के। आधी रात हुई ना, अब विनोद जी को उस कमरे में हलचल सी महसूस हुई आधी रात के वक्त में, जबकि उनकी पत्नी सो चुकी थी, उनके बगल में थी। आज जैसे लगा कि दरवाजे पर कोई दस्तक दिया हो, धीमे 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 धीमे, ठक 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 ठक। इस हलचल से अब विनोद जी की आंख खुल जाती है। अब कमरे में अंधेरा होता है, लाइट जलाते हैं।
लेकिन अब कोई है नहीं। हलचल जो थी वो बंद हो चुकी थी। पत्नी को देखे तो पत्नी आराम से चैन की नींद सो रही है। दरवाज़ा उनका अंदर से बंद है और वो जो ठक ठक की आवाज़ थी वो भी बंद हो चुकी थी। फिर विनोद जी समझे कि बस सपने में ऐसा हुआ होगा और फिर लाइट बंद करते हैं और अपनी पत्नी के बगल में लेट जाते हैं। और कुछ ही देर अब उनको लेटे हुए होता है और तभी ऐसा लगता है कि उनके सीने पर आकर के कोई लेट चुका हो। बोझ आ जाता है उनके सीने पर। जब सीने पर बोझ महसूस होता है ना तो विनोद जी, अब अंधेरा तो था ही, अंधेरे में सोने के दोनों लोग आदी थे। अब महसूस करते हैं कि कहीं मेरी पत्नी तो नहीं आ गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन जब वो अपने सीने पर महसूस करते हैं तो वास्तव में औरत का जिस्म होता है। और वो अपनी पत्नी को समझ के कहने लगे, अरे क्या कर रही हो, नीचे उतरो ना, मुझे सोने दो। वो उतरती नहीं है। विनोद जी बार बार उसको धकेल रहे हैं कि अरे नीचे उतरो, साइड में सो जाओ, मुझे भी सोने दो, सुबह काम पर निकलना है। लेकिन वो उनके शरीर से चिपटी रहती है। वो लाख कोशिश करते हैं उतारने को अपने जिस्म से, लेकिन वो उतरती नहीं है। विनोद जी को गुस्सा आता है। अब फिर वो जो बेड स्विच था ना उनके पलंग के पास में, वो एक हाथ से उसको ऑन कर देते हैं। जैसे ही रोशनी होती है ना, विनोद जी चीखे मारना शुरू कर देते हैं। वो वही लड़की होती है, सुंदर सफ़ेद वस्त्र वाली सुंदर लड़की जो रात में उनको मिली थी। लेकिन वो वस्त्र वही था, चेहरा वही था, लेकिन जो उसकी आंखें थी ना बिल्कुल अंगार के माफिक आज दहकती हुई दिखाई दे रही थी। पत्नी उनके बगल में लेटी हुई जब चीखे मारना शुरू किए डर के मारे, तब उनकी पत्नी उठती है। और जैसे ही पत्नी आँख खोलती है ना, वो सफ़ेद वस्त्र वाली लड़की गायब हो जाती है। पत्नी को दिखाई नहीं देती है। आप विनोद जी चीख रहे हैं, पत्नी को उठा रहे हैं, अरे देखो देखो वो आ गई है, मेरे सीने पर सवार थी, मेरे सीने पर सवार थी। पत्नी उठकर देखती, कहाँ है भाई, कहाँ है, कहीं तो नहीं है। पत्नी कहती है, अरे तुम फिर सपने में आ गए हो, ऐसी बहकी बहकी सपने देखोगे। पत्नी आप अभी भी विश्वास नहीं करती। विनोद जी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मेरे साथ अभी मैंने महसूस किया, देखा, ये वही लड़की थी, यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन पत्नी जब आँख खोली ना तो गायब हो चुकी थी। पत्नी विश्वास नहीं कर पा रही। इसके बाद पत्नी अब उनको सुलाने लगी कि आप सो जाओ, सुबह काम पर भी निकलना है, अब ऐसे सपने देखोगे तो डर तो लगेगा ही। अब विनोद जी के पास में कोई चारा नहीं, अब करें तो क्या करें। डरे हुए, अपनी आंख बंद किए हुए, अब इंतजार ही कर रहे हैं कि कब नींद आए, कब मैं सोऊं। आज जरा से खटका हो फिर अपने आंख खोल दे देते हैं। और कुछ देर के बाद में उनको नींद भी आ गई। जब सब कुछ सामान्य दिखने लगा तो उनको लगा कि शायद ये जो कुछ मैंने महसूस किया ना, ये सपने में हो सकता है। अभी भी अपने आप पर उनको विश्वास नहीं था। आखिरकार आधा पौन घंटे के बाद जब वो फिर सो जाते हैं, तब उनके सीने पर वही चीज़ दोबारा से आ जाती है। सीने पर उनका वजन बढ़ जाता है। और जैसे ही फिर लाइट जलाते हैं ना, फिर वही चेहरा, और वो चेहरा मुस्कुराता हुआ, डराता हुआ विनोद जी को, जैसे तुम शांत रहो, उनके होठों पर उंगली रख करके कि तुम चीखो मत, चीखो मत। लेकिन विनोद जी जब उसको शकल देखे ना, अपने सीने पर सवार हुए, चीखे मारने लगे। इस बार जो उनकी पत्नी थी ना, जैसे ही अपनी आँख खोलती है तो एक झलक उस लड़की को देख लेती है, और तब तक वो लड़की गायब हो जाती है। पत्नी का डर के मारे बुरा हाल हो चुका है। अब वो दरवाज़ा खोल करके उसी वक्त में अपने सास ससुर को जगाने लगती है, मम्मी पापा उठो उठो उठो। अब विनोद भी उसके पीछे भागते हैं, उस घर में अकेले कैसे रहें। माता पिता उठ जाते हैं, सारी रात सबको बताया जाता है। अब विनोद की पत्नी सब कुछ बताती है कि वास्तव में पापा मम्मी मैंने भी उसको देखा है, जैसा ये कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है। और तब घर वालों को यकीन हुआ
कि विनोद के साथ ऐसा सब कुछ हुआ है और वो जो भी शक्ति है अब पीछा करते हुए इस घर तक पहुंच गई है। अगले ही दिन सुबह में जो विनोद के मम्मी पापा थे वो भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब विश्वास करना पड़ा। अब तंत्र मंत्र के जानकार को ढूंढने लगे। आखिरकार एक तांत्रिक उनको मिल गया, उसको लेके आए और पहली ही नज़र में देख के कह दिया कि देखो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मुझे अभी बुला के आए। अगर तुम लेट करते ना, एक आध दिन और रुक जाते ना, तो मामला ख़राब हो जाता। फिर ये मेरे बस का या कोई तांत्रिक का बस का आसपास में नहीं होता और कोई बड़े तांत्रिक के पास में तुम्हें जाना पड़ता। सब बात सुन करके सारे परिवार के लोग खौफ में आ गए थे और कहने लगे तांत्रिक बाबा से कि जो कुछ भी कीजिए इस शक्ति को विनोद के ऊपर से हटा दीजिए। तांत्रिक कहने लगा कि घबराइए मत, हम अपने हिसाब से काम करेंगे और हम जो पूजा पाठ करेंगे रात को ही करेंगे। सारा सामान तांत्रिक ने लिखवा दिया कि ये सब सामान की जरूरत पड़ेगी, ये सब सामान चाहिए, जिसमें दारू, मांस, मिठाई, अब ऐसे ऐसे चीज़ वो मंगवाया। और रात के टाइम करीब जब आधी रात हो गई तब वो पूजा पाठ करने बैठा। विनोद को सामने बिठा दिया। अब पूरे परिवार को बोला कि आप लोग हट जाओ, लेकिन परिवार के लोग एकदम डरे हुए थे। वो तो बस चाहते थे कि उस जगह से निकल जाए। अब विनोद के साथ बंद कमरे में वो झाड़ फूंक करने लगा। इसके बाद कुछ ही देर के बाद विनोद को लगा ना कि सामने में ऐसा कोई साया दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला सफ़ेद कपड़ों में। अब फिर वो साया उनके अंदर आकर के समा गया। अब फिर विनोद की आंखें बंद हो चुकी थी, बेहोशी में चले गए थे। जब होश में आए ना तो उनके परिवार के सारे लोग थे, उनकी पत्नी थी, माता पिता थे। तांत्रिक बाबा अब मुस्कुरा करके सबसे बातें कर रहे थे। आप फिर विनोद को देख करने लगे, बेटा कैसा महसूस हो रहा है? अब वास्तव में विनोद बिल्कुल ताजगी महसूस कर रहे थे। सर का दर्द, बुखार, शरीर भारीपन सब कुछ खत्म हो गया था। आप फिर तांत्रिक कहने लगे कि बेटा तुम बहुत बड़े माया जाल में फंसे हुए थे और वो जो शक्ति थी ना बहुत ही शक्तिशाली शक्ति थी। वो तुम्हें टारगेट कर लिया था और तुम्हें आसानी से वो पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हारे शरीर का कतरा खतरा खून को चूस जाती, तुम्हें बीमार कर देती। तुम पीलिया ऐसे शरीर में जैसे दिखाई देता, ऐसे तुम्हारा जॉइंटिस लगता। डॉक्टर भी मानते कि तुम्हें जॉइंटिस हो गया है, लेकिन वो जॉइंटिस नहीं होता। तुम्हारे शरीर के अंदर में खून की कमी हो जाती और तुम आखिरकार मर ही जाते। वास्तव में परिवार के लोग अब भी खौफ में थे तांत्रिक की बातें सुन करके। और तांत्रिक सबको समझा रहा था कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ करना था हमने कर दिया। अब वास्तव में उस जगह पर दारू की बोतल, मांस, मिठाई सब कुछ सपाचट हो चुका था। मतलब जितना भोजन था सब विनोद को खिलाया गया था। विनोद वो दारू को पिए थे, उस मांस को भी खाए थे और मिठाई को भी खाए थे और उनको पता ही नहीं, और उनको जैसे पेट अभी भी खाली था। वास्तव में ये जो घटना विनोद के साथ में घटी थी ना बहुत डरावनी घटना थी। विनोद जी कहते हैं कि आज भी मैं इस घटना को याद करता हूँ ना तो सिहर जाता हूँ। जैसे लगता है कि जैसे आज ही मेरे साथ में ये सब घटना हुई है। तो दोस्तों ये थी विनोद जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर इसी समय में। आप लोग अपना ख्याल रखिए।